हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था से संबंधित। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसी का एक ये टॉपिक है जिसमें हम आज ये बात करने वाले हैं, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था का। तो इसमें हम एक एक करके बात कर लें। सबसे पहले कि भाई भारतीय व्यापार का मतलब क्या है। तो हम भारत का जो व्यापार होगा उसके बारे में बात करेंगे। भारत से कुछ चीजें भेजी जा रही होंगी, भारत में कुछ चीजें आ रही होंगी, मतलब भारत का कुछ आयात निर्यात का फिगर हम यहां पर देखने वाले हैं। उपनिवेशवाद का मतलब, आपको कई बार मैं उपनिवेशवाद की बातें क्लियर कर चुका हूं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कोई देश के द्वारा जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता है, तो जो देश गुलाम बन जाता है वहां की धन संपत्ति का उपयोग मूल देश जो है जिसके द्वारा गुलाम बनाया गया है वो करता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि हमारे साथ यहां पर क्या होने वाला है। और वैश्विक व्यवस्था मतलब आप देखेंगे भारत का वैश्विक व्यवस्था में योगदान भी देखेंगे कि भाई कैसे हम ग्लोबल सिस्टम के अंदर एंटर कर गए, कैसे हमारा क्या योगदान यहां पर रहा। आप देखेंगे हम जैसे ही हम व्यापार की बात, स्टार्टिंग हमारी व्यापार से होगी, तो आप देखेंगे कि भारत में एक कपास पैदा होता था, है ना। कपास का मतलब समझते हैं, पौधा देखा होगा सभी ने कपास का पेड़ होता है, कपास की खेती होती है। दुनिया में कपास या कपड़े के साक्ष्य जो हैं वो भारतीयों के द्वारा ही दिए गए हैं। ये बात अब सिद्ध हो चुकी है। मतलब पूरी दुनिया को कपड़ा पहनना या कपड़ा या कपास के बारे में जानकारी है वो भारत से मिली है। इसके प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मिल चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिल चुके हैं। तो जो कपास है, तो भारत में कपास बहुत पैदा होता था। कपास कई प्रकार के होते हैं, ऐसा ही एक कपास पैदा होता था, महीन कपास। तो महीन कपास का हम निर्यात करते थे, कहां पर? दूसरे देशों पर। निर्यात का मतलब क्या है? भारत में हमने खेत से उगाया और उनको इन मशीनों के अंदर लादा, मतलब इन जहाजों के अंदर लादा और लाद कर इनको यूरोप के देशों में भेज दिया। यूरोप के देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इन सब देशों में भेजते थे। क्यों भेजते थे इन देशों में? क्योंकि इन देशों के अंतर्गत ये सारी बातें आपकी चल रही 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास की हम बातें कर रहे हैं। तो आप देखेंगे उस दौरान तक यूरोप में कुछ देशों में और कुछ देशों के अंदर औद्योगिकरण हो चुका था और कुछ देशों में औद्योगिकरण जारी था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाने के बाद या औद्योगिकरण का दौर आ जाने के बाद मशीनें आ गई। इनसे क्या हो गई? उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई, मतलब वो अब उत्पादन ज्यादा कर सकती है। इसके लिए उनको कच्चे माल की ज्यादा आवश्यकता है, तो वो कच्चा माल हमारे यहां से कपास के रूप में जाने लगा, वहां पर पहुंचने लगा। जब किसी देश में हम औद्योगिकरण करते हैं तो वहां के लोग मशीनें लगाते हैं, साथ ही साथ उनका फोकस होता है कि कच्चा माल भी हमें यहीं मिल जाए, बाहर से ना मंगाना पड़े। क्योंकि जब आप बाहर से मंगाएंगे कच्चा माल तो वो थोड़ा सा महंगा आ सकता है। तो उनने वहां पर कुछ खेती में भी तकनीकें लगाई और अपने यहां पर भी कृषि उत्पादन बढ़ाया। तो अब ये हुआ, हमारा कपास जाने लगा। लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हो गया था, तो औद्योगिकीकरण के बाद यहां पर कपास का उत्पादन क्या हुआ? बढ़ने लगा। मैंने बताया ना आपको कि जहां भी होगा, जैसे हम भी कोई दुकान खोले तो हम चाहें ज्यादा दूर ना जाना पड़े, वही रेट हमको यहां मिल जाए, तो वहां पर उत्पादन बढ़ गया। जब वहां पर उत्पादन बढ़ गया तो वहां के व्यापारियों ने सरकार पर दबाव डाला कि भाई जब हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है तो बाहर वाला आप सस्ते में मत मंगाओ, हमारे किसान का, हमारे लोगों का भला होने दो। तो क्या हुआ? भारत से जो आयात हो रहा कपास था तो उसके आयात पर रोक लगा दी गई और सरकार पर दबाव डाला गया। सरकार पर उद्योगपति तो दबाव डाल ही रहे थे रोक लगाने के लिए, तो सरकार पर दबाव डाला गया, वह कपास के आयात पर रोक लगाए तो, और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे, ताकि ये कपास आएगा तो हो सकता कि महंगा आए, सभी लोग क्या है कि भाई सभी लोग इसको ना खरीद पाए। तो ये इसके लिए की गई व्यवस्था कि आप स्थानीय, जैसे कई बार होता है ना, अपन बाती आपने देखा होगा ना, पूजा वाली बत्ती मिलती है, तो इससे क्या होगा कि जब घर में ही पैदा होगा, कोई खेती कर रहा है, पैदा हो रहा है, घर की औरतें क्या करेंगी? बत्ती बना देंगी, एक व्यापार हो जाएगा। तो आप जो स्थानीय उद्योग हैं उनकी रक्षा करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली मना नहीं किया कि हम बैन करेंगे, हमारी जो कपास जाती थी उसके ऊपर एक सीमा शुल्क थोप दिया गया।
जब भी कोई चीज आयात करता है कोई देश, तो आयात के ऊपर सीमा शुल्क ले लेता है वो, है ना। हम लोग निर्यात कर रहे थे, ब्रिटेन आयात कर रहा था, तो ब्रिटेन में आयातित सामान जो है, मतलब जो मंगाया जाने वाला सामान है दूसरे देशों से, उसके ऊपर सीमा शुल्क थोप दिया गया। क्या होता है सीमा शुल्क? सीमा शुल्क एक प्रकार का कर होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है, तो ये सीमा शुल्क लगा दिया गया। अब सीमा शुल्क लगाया गया तो क्या हुआ भाई, महंगा होने लगा, तो हमारा कपास का आयात क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हो गया, आयात का कपास कम होना स्टार्ट हो गया, आयात का कपास घटने लगा। अब आयात का कपास घटने लगा तो भाई समस्याएं पैदा हो गई। आप ये रूट देख पा रहे होंगे कि हम इस रूट के तरीके से ऐसे हमारे यहां से कुछ कच्चा माल हम भेजते थे। अभी हम आगे इन रूट पर बात करेंगे धीरे धीरे। अब ब्रिटेन में क्या था कि ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादन बढ़ रहा था, है ना। ब्रिटेन के अंदर कपड़े का, चूंकि औद्योगिकीकरण आ गया था, कपास का उत्पादन भी होने लगा, तो कपड़े का उत्पादन बढ़ने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में अपने कपड़े के लिए नया नया बाजार ढूंढने लगे। भारतीय कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, और जबकि इसकी कपास को तो पहले ही ब्रिटेन से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में सीमा शुल्क लगा दिए गए थे, इस कारण से इसको बाहर हो गया। तो सूती कपड़े की निर्यात में लगातार गिरावट का रुझान बनता रहा। लगातार हमारी क्या थी, गिरावट, यहां पर कम होती गई, घटती चली गई, गिरावट घट रही थी। भारत उस दौर में बहुत बड़े निर्यातक देशों में था कि भारत से बहुत सारा सामान या बहुत सारा कच्चा माल या बना बनाया सामान दूसरे देशों में भेजते थे। आप ये रूट देख सकते हैं, ये सूरत आप देखेंगे तो ये कच्चे माल के लिए फेमस है। यहाँ पर आप केरल वाला मैंगलोर, न्यू मैंगलोर वाला इलाका, आप कर्नाटक वाला मैंगलोर, न्यू मैंगलोर वाला इलाका देख लेंगे। ये मछलीपट्टनम का इलाका, ये मद्रास का इलाका, है ना। और ये आप हुगली वाला इलाका आप देखें तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि आपको तीर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हम सूरत से सामान मछलीपट्टनम पर और हुगली पर भेजते थे, और हुगली से सामान को कहां भेजते थे, मलक्का होते हुए, इंडोनेशिया होते हुए, बाटविया होते हुए, कैप्टन तक, सब इस पूरब में सारी जगह पर भेजते थे। पश्चिम में आप देखें कि हम मोजाम्बिक, मुम्बासा, है ना, मुम्बासा एक शहर है, तो मुम्बासा आप देखेंगे सऊदी अरब वाला जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर माचा, जेद्दा, बसरा, अलेप्पो, है ना, अलेक्जेंद्रिया, सारी जगहों पर हम क्या कर रहे थे, अपना माल भेज रहे थे। ये आपको रूट दिख रहा होगा कि भारत से सारा सामान जा रहा है। ज्यादातर आपको सामान ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको सिर्फ भारत की तरफ से तीर मिलेंगे, मतलब भारत भेज रहा है। आने वाले तीर आपको कम मिलेंगे, जैसे एक ये मिल रहा है कि आ रहा है कुछ, इनके अलावा आने वाले तीर आपको कम मिलेंगे। भारत सभी जगह पर क्या था, सामान को भेज रहा था, सामान का निर्यात कर रहा था। क्लियर ये बात? तो भारत की स्थिति आप समझ चुके होंगे कि भारत कितना मजबूत रहा होगा। ये इसी सिलसिले में ब्रिटेन में भी कपास भेजता था, लेकिन वहां पर वो सीमा शुल्क लगा दिया गया। सीमा शुल्क के कारण वो सब घटने लगा और ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादन बढ़ा और उसने नए नए बाजार ढूंढना स्टार्ट किए। तो भारतीय कपड़ा बाजार को या कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जबकि कपास ब्रिटेन में पहले ही बाहर हो चुका था सीमा शुल्क के कारण से। हमारा जो निर्यात है कपड़े का वो लगातार गिरने लगा। अब देखिए 1800 के आसपास, मतलब 19वीं शताब्दी लग गई, सूती कपड़े का जो आयात निर्यात का प्रतिशत है वो 30% था, जो 1815 में घटकर 5% हो गया। मतलब अगले 15 साल में 25% की गिरावट आ गई। मतलब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 90% के आसपास आपको मिलेगा। 1870 तक अनुपात क्या हो गया कि आप देखें केवल 3% रह गया। तो ये गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसका अध्ययन हम करते हैं तो हमें ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। अब बात आती है कि भारत किन चीजों का निर्यात कर रहा था, अब भारत किसका निर्यात करेगा, ये सोचने वाली बात थी। तो भारत से निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो है वो घटता जा रहा था, कपड़े का निर्यात घटता जा रहा था। भारत से क्या है, जो कच्चा माल है उसका निर्यात बढ़ रहा था, है ना। मतलब अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो हमारा देश जो है वो दो प्रकार की चीजों पर काम कर रहा था ना। अपन देखते हैं कि भाई निर्यात और आयात पर बात करें, निर्यात और आयात पर बात करें, सिर्फ निर्यात पर। आयात तो अभी हम बाद में देखेंगे। सिर्फ किस पर बात करेंगे हम, निर्यात पर। आयात तो हम आगे देखेंगे क्या है। निर्यात का मतलब क्या होता है, देश से बाहर भेजना। तो हमारे पास दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है कच्चा माल और दूसरा क्या है हमारे पास, कच्चे माल के अलावा आपके पास क्या है, निर्मित वस्तुएं, है ना। क्या है आपके पास, निर्मित वस्तुएं, जिनको हम फिनिश गुड भी कहते हैं, निर्मित वस्तुएं। तो ये कच्चा माल जो है आप देखेंगे, निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है वो क्या हो गया, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया, ये कम होना स्टार्ट हो गया। जबकि कच्चे माल का जो निर्यात है वो क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो ऊपर की तरफ, तीर ऊपर की तरफ लगा है, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये हमें यहां पर देखने को आया कि भाई निर्यात जो है वो
कच्चे माल का बढ़ने लगा और बने बनाए माल का घटने लगा। हम अगर निर्यात पर फिर से एक बार फिगर देखें, अभी तक हम देख रहे थे कपड़े के ऊपर, अगर हम कपास के ऊपर नजर डालते हैं तो 1812 से लेकर 1871 के बीच में आप देखें कपास का निर्यात जो पहले 1812 में 5% था, है ना, वो बढ़कर कितना हो गया है 35% के आसपास हो जाता है, कि इतना बढ़ जाता है कच्चे माल का। चूंकि ये कच्चा माल हो गया, इस कारण से इसका निर्यात इतना बढ़ जाता है, ये आगे चला जाता है ना, बहुत बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप जैसे देशों में मशीनें लग गई थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी। भारत जो है वो नील का निर्यात भी करता था। नील का उपयोग किस में होता था? रंगाई में, है ना। किसकी रंगाई में? कपड़ों की रंगाई के अंदर नील का निर्यात किया जाता था, है ना। कपड़ों की रंगाई के अंदर नील का निर्यात करते, नील का उपयोग करते थे। तो इस कारण से भारत में इसकी जबरदस्ती खेती करवाई गई और इसका निर्यात किया जा रहा था। चीन को बड़ी मात्रा में अफीम से कई सारी चीजें अफीम की बनती हैं। अफीम एक नशा भी है, अफीम से वो आप खसखस दाना देखते होंगे वो भी बनता है, तो अफीम का निर्यात किया जा रहा था। जबकि हम चीन के साथ हम कुछ चीजें आयात भी कर रहे थे, जैसे हम चाय का आयात कर रहे थे और कुछ दूसरे पदार्थों को भी आयात चीन से किया जा रहा था और चीन को निर्यात कर रहे थे। हालांकि ये अफीम कुछ मात्रा में आपके यूरोपियन देशों में भी जाएगी, दवाइयों में भी डलती है ये अफीम। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिकरण का दौर आ गया। तो यहाँ के जो उत्पाद हैं वो सस्ते थे, थोड़ा सा दिखने में अच्छे लगते थे, इस कारण से यहाँ पर क्या हो गई, उत्पादों की बाढ़ आ जाती है। भारत से ब्रिटेन के बीच में, भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व के को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों का निर्यात में इजाफा हुआ। मतलब कि भारत से ब्रिटेन को और दुनिया भर के देशों में जो हम सामान भेज रहे थे, जो हम निर्यात कर रहे थे, उनमें कच्चा माल और खाद्यान्न की चीजें, इनमें बड़ी मात्रा में इजाफा हुआ। निर्मित वस्तुओं का निर्यात हमारे यहां पर घट गया, बहुत कम हो जाता है। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे गए माल की तुलना में ज्यादा होती थी। कैसा? हम दो देश लेते हैं, एक लेते हैं आपको समझाने के लिए ब्रिटेन, और दूसरा देश लेते हैं भारत। ठीक है, जब ब्रिटेन से कोई सामान भारत भेजा जा रहा है तो इसकी कीमत क्या है? ज्यादा। इसकी कीमत क्या है? ज्यादा। और जब भारत से ब्रिटेन कोई सामान भेजा जा रहा है तो इसकी कीमत क्या है? कम। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसकी कीमत कम है, इसकी कीमत ज्यादा है, तो इससे क्या मतलब निकल कर आएगा, क्या समझेंगे आप? तो आप देखना भाई, कीमत ज्यादा और कम क्यों रखी जा रही है ना, ज्यादा और कम क्यों रखी जा रही है? यहां पर ज्यादा है कीमत, यहां पर कम है। मतलब ब्रिटेन से सामान भारत जाएगा तो कीमतें ज्यादा हैं, और भारत से ब्रिटेन जब सामान जाएगा तो कीमतें कम है। देखना ऐसा क्यों कहा जा रहा है। भारत के साथ ब्रिटेन का जो व्यापार होता था वो हमेशा कैसा रहता था? व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था। मतलब ब्रिटेन में हमेशा फायदा होता था। मतलब भारत से वो चाहे जितना भी मंगा ले, मतलब भारत से जितनी भी चीजें जा रही हैं उनकी कुल कीमत ब्रिटेन से भारत को जा रहे सामानों की कुल कीमत से हमेशा ज्यादा रहती है। मतलब ये वाला जो टाई है ना, ये वाला जो फिगर है कि ब्रिटेन से भारत को जो चीजें जा रही हैं ये क्या होंगी? हमेशा ज्यादा होंगी, ये हमेशा ज्यादा रहेंगी। जबकि ये क्या है? अगर इनकी कुल कीमत निकालें, इनकी कुल कीमत निकालें तो ये हमेशा कम रहेंगी। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, भारत से ब्रिटेन को भेजे गए कुल माल की कीमत और ब्रिटेन से भारत को भेजे गए कुल माल की कीमत, तो हमेशा वैल्यू किसकी ज्यादा निकल रही थी? ब्रिटेन से भारत को भेजे गए कुल माल की कीमत। अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में ऐसा लिख लें, ब्रिटेन से भारत भेजा गया माल, ब्रिटेन से भारत भेजा गया माल, ब्रिटेन से भारत भेजा गया माल माइनस क्या कर दें इसमें से? माइनस कर देते हैं भारत से ब्रिटेन भेजा गया माल, भारत से ब्रिटेन भेजा गया माल। तो ये स्थिति क्या बनती है? यही कहलाती है व्यापार अधिशेष की स्थिति। क्या कहलाती है? व्यापार अधिशेष की स्थिति। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जब हमेशा क्या है,
इसकी कीमत ज्यादा हो रही थी। ब्रिटेन से भारत जो माल आ रहा है उसकी कीमतें ज्यादा हैं, इसकी कीमतें कम है, तो इसी कारण से यहां पर जो रिजल्ट आ रहा था वो कैसा था, पॉजिटिव आता था। अगर इसकी कीमत कम होगी, इसकी कीमत ज्यादा होगी तो भारत को फायदा होगा, लेकिन फायदा तो किसको पहुंचना है, ब्रिटेन को। तो ये वाली बात हो रही थी कि भारत से ब्रिटेन जो सामान जाएगा उसकी कीमत कम, ब्रिटेन से जो भारत सामान जाएगा उसकी कीमत हमेशा ज्यादा रखी जाएगी। क्लियर ये बात। अब देखना, ये तो हो रहा था यहां साथ में, तो इससे क्या था, इसका मतलब क्या था कि व्यापार अधिशेष का मतलब हमने फॉर्मूले समझा, मतलब ब्रिटेन को क्या है, आपसी व्यापार में हमेशा क्या होगा, फायदा ही होगा। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ अगर कोई व्यापारिक नुकसान होता था तो उसकी क्या करता था, उसकी भरपाई इसके द्वारा यहां पर कर ली जाती थी कि अगर उसका किसी दूसरे देश के साथ नुकसान हो रहा है। इन्हीं व्यवस्था को कहा जाता है बहुपक्षीय बंदोबस्त कहलाता है ये। मतलब एक जगह का कुछ फायदा उठा लिया और दूसरी जगह कोई नुकसान हुआ तो वहां के फायदे से इसका हमने भरपाई कर ली, इसको कहते हैं बहुपक्षीय बंदोबस्त। क्या होगा इसमें, एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा करके की जाती है। जैसे आपने देखा था ना कि ब्रिटेन, हमने पढ़ा था ना, ब्रिटेन, भारत और कोई अन्य देश, देखा था कि नहीं, याद है कि नहीं। अब आप देखना यहां पर ब्रिटेन और भारत का कुछ व्यापार हो रहा था, हमने ऐसे डायग्राम बनाया था। भारत से ब्रिटेन को कोई चीज जा रही है, उसकी कीमत हमेशा क्या है, कम है, और ब्रिटेन से भारत की तरफ कोई चीज आ रही है, इसकी कीमत हमेशा क्या है, ज्यादा है। मतलब प्रॉफिट किसको हमेशा ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा किसको ज्यादा हो रहा है, ब्रिटेन हमेशा किस में रह रहा है, लाभ की स्थिति में रह रहा है। लेकिन ऐसा ब्रिटेन का कनेक्शन हर देश के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कनेक्शन अगर हम अन्य देशों के साथ देखते हैं तो ब्रिटेन के कनेक्शन में हमें कुछ बदलाव देखने को आते हैं। मतलब यहां पर ब्रिटेन को कई बार क्या होता है, घाटा भी हो जाता है, लेकिन इस घाटे की पूर्ति वो किसके साथ कर लेता है, इस घाटे की पूर्ति भारत के साथ कर लेता है। मतलब कि किसी देश के साथ कोई नुकसान हो गया तो मतलब किसी देश का व्यापार में किसी दूसरे देश के साथ कोई नुकसान हो गया, यहां पर घाटा हो गया। अगर यहां पर घाटा हो गया है तो इस घाटे की भरपाई कहां से कर ली जाए, तो इस घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश से कर ली गई है, जैसे भारत से की जा रही है। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं बहुपक्षीय बंदोबस्त। ये बात क्लियर कि भाई कैसे बहुपक्षीय बंदोबस्त, तो इसमें जब किसी एक देश को व्यापार में घाटा हो जाता है तो उस घाटे की भरपाई वो किसी दूसरे देश में फायदा कमाकर करता है। मतलब ब्रिटेन को नुकसान हो गया किसी देश के अंदर, अफ्रीका के या यूरोप के किसी देश के साथ व्यापार में घाटा हो गया, तो इस घाटे की भरपाई कहां से करी, भारत के साथ व्यापार करके उनने क्या कर ली, इस घाटे की भरपाई कर ली। तो क्या हो गई, ये व्यवस्था क्या कहला जाएगी, इसको कहेंगे हम बहुपक्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था, ये कहला जाएगी। ये बात क्लियर। अब देखना, ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व अर्थव्यवस्था को रूप देने में, विश्व अर्थव्यवस्था के उभार में एक अहम भूमिका अदा कर दी। क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पर दुनिया की धुरी देशों में था, ब्रिटेन दुनिया के पावरफुल देशों में था, और ब्रिटेन के घाटे की भरपाई कौन कर रहा था, भारत। ब्रिटेन खुद तो कर नहीं पा रहा था, ब्रिटेन के घाटे की भरपाई भारत कर रहा था। कैसे, भारत से ये लोग व्यापार करके हमेशा प्रॉफिट में रह रहे थे, जबकि भारत इनसे व्यापार करके इतने फायदे में नहीं था, नुकसान में था। तो भारत इनको फायदा पहुंचा रहा था और इनके फायदे से ही दुनिया की अर्थव्यवस्था बनी है। इसी कारण से कहा गया है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था का जो रूप तय हुआ है उसमें भारत की अहम भूमिका रही है। क्लियर। ब्रिटेन के व्यापार में जो अधिशेष हासिल होता था, मतलब ब्रिटेन को जो इस व्यापार के द्वारा जो अधिशेष, जिसको हमने कहा है, मतलब ब्रिटेन का भारत से जो व्यापार है, मतलब ब्रिटेन से जो सामान भारत आया उसकी कीमत ज्यादा है और भारत से ब्रिटेन गया उसकी कम है, तो जो फायदा हो रहा था उसको अधिशेष कहा गया था। हमने देखा था व्यापार अधिशेष हासिल होता था, उसे ये लोग क्या कहते थे, उसे होम चार्जेस, है ना, उससे क्या है, होम चार्जेस का निपटारा होता था। जो भी घरेलू खर्चे हैं, देसी खर्चे हैं, इन सब का वो निपटारा करते थे। जैसे कि इससे ब्रितानी अफसर व्यापारियों द्वारा अपने घरों में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन आदि सब इस अधिशेष से चुकाई जाती थी। सारी चीजें इस अधिशेष से चुकाई जाती थी, जो भी फायदा हो रहा था। क्या क्या, अफसर व्यापारियों के द्वारा भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर जो ब्याज आ रहा है वो, और भारत में काम कर चुके जो ब्रिटिश के ऑफिसर हैं उनकी पेंशन, सब कुछ इससे जाया करती थी। तो इसमें आप ये देख लें कि भाई हमने ये देखा यहां पर कि भारत का व्यापार में क्या योगदान था,
उपनिवेशवाद हो जाने के कारण हम गुलाम थे ब्रिटेन के, इस कारण से हमको फायदा नहीं हो रहा था। उनने औद्योगिकरण के कारण हमारे ऊपर चीजें थोप दी और हमारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी आप देखेंगे कि वैश्विक व्यवस्था में भी हमारा योगदान आ गया। हम नहीं होते तो ब्रिटेन को फायदा नहीं होता और ये जो स्वरूप देख रहे हैं वो नहीं देखने को आता। और ब्रिटेन के घरेलू जो खर्चे हैं, देसी खर्चे हैं, उनमें भी हमारा योगदान काफी रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए उन्होंने अपना एक ऐप डेवलप किया है। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी डेवलप की है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें या अपने जो भी आपका सर्च बार है उसमें टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही सर्च करेंगे पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलते ही आपको अपने कोर्सेस में जाना है। माना कि आपने सेलेक्ट किया सीबीएसई हिंदी मीडियम कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके पास क्लासेस का ऑप्शन आएगा। आपको कक्षा चुननी है। आपके पास 12वीं 11वीं बहुत सारी कक्षाएं होंगी, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं। आपने मान लीजिए कक्षा 10वीं चुनी है। चूंकि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपने 10वीं चुन ली है। 10वीं चुनते ही आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे, सभी टीचर होंगे आपके सामने, सभी सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपका मन करे वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं और आप इसी के कुछ वीडियो देखना चाहते हैं इतिहास के, तो आपने देखा कि यार ये हमारी बुक है भारत और समकालीन विश्व 2, तो आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या होगा, ये ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अब आपको किसी भी चैप्टर में जाना है, आप क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो खुल जाएंगे। हर वीडियो के सामने से वॉच नाउ का बटन होगा। आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो चल जाएगा। आप आसानी से अपना वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देखते देखते आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो ये नेक्स्ट वीडियो का बटन का उपयोग करेंगे, अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे क्या है, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप बहुत देर तक आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जमकर शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।